तो दोस्तों आज देखते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय के बारे में। और प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सभी प्रतियोगिता परीक्षा में इस टॉपिक से लगभग एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो आज इसको समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद कोई भी कंफ्यूजन न रहे। दोस्तों 1600 ईस्वी में देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है। सोलह ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत में आती है, लेकिन 1757 आते आते प्लासी का युद्ध देखते हैं। प्लासी का युद्ध जीत लेती है और बंगाल के नवाब को हरा देती है। और प्लासी का युद्ध जीतने के बाद शासन का बागडोर भारतीय राजाओं के हाथों में दे दिया जाता है, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता की दीवानी प्राप्त कर लेती है। यानी राजस्व से संबंधित सारा डिपार्टमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहता है। और इसी दौरान देखते हैं कि उस समय 3 व्यापारी कोठी है ईस्ट इंडिया कंपनी का। एक बंगाल में, दूसरा बंबई में और तीसरा मद्रास में। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1757 के युद्ध जीतने के बाद इन तीनों जगहों पर गवर्नर का नियुक्ति शुरू कर देता है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक बंगाल में गवर्नर को नियुक्त किया जाता है, दूसरा गवर्नर महाराष्ट्र के लिए और तीसरा गवर्नर मद्रास के लिए। इस तरह से 3 गवर्नर को नियुक्त करना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन फिर समय जैसे जैसे बीतता जाता है तो देखते हैं कि ये बंगाल के गवर्नर काफी एक्टिव रहते हैं और धीरे धीरे क्षेत्र का विस्तार करते जाते हैं। अवध को, जोधपुर को, दिल्ली को, इन सब भागों को धीरे धीरे जीतना शुरू करते हैं और क्षेत्र का विस्तार करते रहते हैं। और थोड़ा समय बीतने के बाद देखते हैं कि इन गवर्नर को भी, जो बंबई के गवर्नर है और मद्रास के गवर्नर है, इनको भी बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया जाता है। यानी बंगाल के गवर्नर जो डिसीजन लेंगे वही ये लोग मानेंगे। और धीरे धीरे देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर पोस्ट को समय समय पर बढ़ा दिया जाता है। और चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी है और व्यापार करने के लिए आती है, लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद वो भारत पर अधिकार करते हुए चले जाती है। लेकिन अधिकार तो कर लेती है, लेकिन चूंकि ये व्यापारी कंपनी होने के कारण शासन चलाने का इसके पास अनुभव नहीं है। तो फिर बाद में देखेंगे कि धीरे धीरे ब्रिटिश संसद द्वारा समय समय पर नियम कानून बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा जाता है, ताकि इस नियम कानून से चलाया जाए। जैसे जिस तरह से हम लोग एक पंखा में एक रेगुलेटर लगाते हैं ताकि पंखा की गति को नियंत्रित किया जा सके। रेगुलेटर की सहायता से हम पंखा की गति को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक उसी तरह से ब्रिटिश संसद, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अधिकार प्राप्त कर ली थी, वो ब्रिटिश संसद उस तरह से उसी रेगुलेटर की तरह से वहां से नियम बनाकर भेजती है और इसको उसी नियम के अनुसार से काम कराने के लिए उसको रेगुलेट करती है। जिसको समय समय पर देखेंगे कि बहुत सारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1873 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, और इस तरह से बहुत सारे नियम कानून समय समय पर आते रहते हैं। लेकिन आज हम लोग देखते हैं ये गवर्नर और गवर्नर जनरल के पोस्ट के बारे में। तो बंगाल के गवर्नर देखते हैं समय के साथ ज्यादा एक्टिव हैं और धीरे धीरे क्षेत्र का विस्तार करते जाते हैं। तो बंगाल का जो गवर्नर है, उन्हीं को जब समय समय पर नियम कानून बन के आ रहा है, तो इस बंगाल के गवर्नर के पोस्ट को ही इसका नाम चेंज किया जा रहा है और नाम चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया है। यानी बंगाल के गवर्नर पोस्ट 1757 में प्लासी का युद्ध जीतने के बाद 1773 तक जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उस समय तक बंगाल का गवर्नर का पोस्ट, इस पोस्ट का नाम बंगाल का गवर्नर रहता है। लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 ईस्वी का एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है और उसमें कहा जाता है कि अब बंगाल का क्षेत्र चूंकि बढ़ गया है और इन सभी लोगों को मुंबई के और मद्रास के गवर्नर को भी उसके अधीन कर लिया जाता है। तो इस पोस्ट का नाम बदलकर बंगाल के गवर्नर, जो पहले पोस्ट है बंगाल का गवर्नर, उस पोस्ट का नाम चेंज किया जाता है और बोला जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में
कि अब बंगाल का गवर्नर नहीं कहेगा, अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। पोस्ट यही है, लेकिन इसी पोस्ट को अब बंगाल के गवर्नर न कहकर बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जा रहा है। फिर कुछ समय बीतने के बाद देखते हैं कि इस पर काम करते हैं कुछ लोग आते हैं, फिर काम करके बंगाल के गवर्नर जनरल पोस्ट करके फिर ब्रिटेन लौट जाते हैं। इसी तरह से करते करते 1833 तक यही पोस्ट चलता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आने से 1833 तक बंगाल का गवर्नर जनरल, इस पोस्ट का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल है। लेकिन 1833 का एक चार्टर एक्ट आता है और उस समय तक 1833 आते आते देखते हैं कि बंगाल का कब्जा भारत के लगभग बड़े बड़े भागों पर हो जाता है, सहायक संधि के द्वारा, नहीं तो युद्ध से जीतकर। इस तरह से देखते हैं कि हैदराबाद, मैसूर और अवध, इन सभी क्षेत्रों को भारत में मिला लिया जाता है। तो 1833 के चार्टर एक्ट आता है और उसमें कहा जाता है कि अब बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का जो गवर्नर जनरल पोस्ट अभी तक चल रहा है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहना उचित नहीं होगा। अब चूंकि क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। कब से? 1833। 1833 से अब इस पोस्ट को, इसी पोस्ट को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता है और राजधानी कहाँ है? कलकत्ता में। उसके बाद फिर समय बीतने के बाद देखते हैं कि 1857 में देखे थे कि विद्रोह हुआ था और विद्रोह के बाद हारते हारते ईस्ट इंडिया कंपनी बची थी। उसके बाद 1858 में ब्रिटिश संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया जाता है और कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म, अब डायरेक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो शासन करेगी भारत पर, यानी भारत का जो देखरेख है वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर में आ जाता है। और ब्रिटिश क्राउन के अंदर में आ जाता है तो इस गवर्नर जनरल पोस्ट को, जो अभी तक भारत का गवर्नर जनरल पोस्ट कहा रहा था, यानी 1833 से लेकर 1858 तक उस पोस्ट को भारत का गवर्नर जनरल कहा जा रहा था। 1858 के बाद उस पर से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को खत्म कर दिया जाता है और उस पर ब्रिटिश महारानी के अंदर में भारत को ले लिया जाता है। तो कहा जाता है कि भारत का गवर्नर जनरल पोस्ट जो 1858 तक चल रहा था उसको खत्म करके और इस पोस्ट का नया नाम कर दिया जाता है भारत का वायसराय। भारत का वायसराय मतलब कि महारानी का प्रतिनिधि। तो 1858 से लेकर और 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ है तब तक इस पोस्ट का नाम भारत का वायसराय रहता है। लेकिन जब 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत को जब आजाद कर दिया जाता है 15 अगस्त 1947 को, तो जब भारत आजाद हो गया तो अब महारानी के अंदर में नहीं है भारत, तो भारत का वायसराय तो नहीं रह सकता है भारत में, वायसराय नहीं कहा सकता है, क्योंकि वायसराय का मतलब होता है महारानी का प्रतिनिधि। अब भारत आजाद हो चुका है तो बोला गया कि इस पोस्ट को नाम चेंज, अब भारत का वायसराय नहीं कहेगा, अब यहाँ पर महारानी का प्रतिनिधि कोई नहीं रहेगा, क्योंकि स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत अब स्वतंत्र हो गया है। इसलिए अब इसी पोस्ट को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। और फिर यही देखते हैं कि 1947 में जब भारत आजाद होता है वहां से लेकर और संविधान जब तक लागू नहीं हुआ है तब तक भारत में भारत गवर्नर जनरल का पोस्ट है, यानी स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल 1947 से 1950 तक। और फिर जब संविधान लागू कर दिया जाता है तो उसके बाद उस पोस्ट का नाम राष्ट्रपति कर दिया जाता है, भारत का राष्ट्रपति। यानी ये बंगाल का जो गवर्नर है उसी पोस्ट को, बंगाल का गवर्नर के पोस्ट को ही बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है 1773 में, और यही पोस्ट 1833 तक रहता है। प्लासी का युद्ध 1757 में युद्ध जीतने के बाद 1773 तक बंगाल का गवर्नर कहलाता है, लेकिन 1773 से 1833 तक इसी पोस्ट को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता है। और फिर 1833 से 1858 तक इस पोस्ट को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता है, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल कहना उचित नहीं था, क्योंकि क्षेत्र बहुत ज्यादा पूरे भारत पर लगभग अंग्रेज का कब्जा हो गया था, तो इस पोस्ट का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और 1833 से लेकर 1858 तक भारत का गवर्नर, जो भी इस पोस्ट पर नियुक्त होते हैं उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता है। और फिर उसके बाद देखते हैं कि 1858 के बाद 1858 से 1947 तक
जो उस पोस्ट पर व्यक्ति आता है उसको भारत का वायसराय कहा जाता है। और 1947 में आजाद होने के बाद, चूंकि वायसराय तो अब नहीं रह सकता है क्योंकि भारत आजाद हो गया, तो महारानी का प्रतिनिधि यहाँ क्या करेगा, तो स्वतंत्र भारत का इसी पोस्ट का नाम हो जाता है स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। और 1950 में जब संविधान लागू हो जाता है तो इसी पोस्ट का नाम हो जाता है राष्ट्रपति। तो अब देखते हैं हम कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन है और अंतिम गवर्नर कौन है, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन होते हैं अंतिम और प्रथम, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल, इसको देखते हैं हम आगे के। तो देखते हैं कि बंगाल का गवर्नर पोस्ट जो 1757 से लेकर 1773 तक रहा है, तो सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव 1757 में बंगाल का गवर्नर बने हैं और भारत में ब्रिटिश को स्थापित करने वाले इन्हीं लॉर्ड क्लाइव को ही कहा जाता है। तो प्रथम बने हैं लॉर्ड क्लाइव और इसी तरह से बनते 1773 में वारेन हेस्टिंग्स हैं बंगाल के गवर्नर, लेकिन 1773 में इस पोस्ट का नाम चेंज करके और बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। तो चूंकि सबसे लास्ट बंगाल का गवर्नर यही रहते वारेन हेस्टिंग्स, जो कि वारेन हेस्टिंग्स कब से 1772 से 1785 तक भारत में रहते हैं। तो 1772 तक वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर रहते हैं, लेकिन फिर वारेन हेस्टिंग्स को ही बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। इस पोस्ट का नाम ही चेंज कर दिया जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इस तरह से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स कब से 1773 से लेकर और 1785 तक, और बंगाल के गवर्नर कब तक रहे 1772 से 1773 तक वो बंगाल के गवर्नर रहे। और चूंकि इस पोस्ट का नाम बदलकर बंगाल के गवर्नर का पोस्ट नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है, इसीलिए वारेन हेस्टिंग्स ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं और 1773 से लेकर 1785 तक रहते हैं। इसी तरह से करते करते अब जो भी आता है इस पोस्ट पर व्यक्ति को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता है। और 1828 में देखते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन 1828 से लॉर्ड विलियम बेंटिक आपको भारत में 1828 से 1835 तक है, जबकि 1833 में देखते हैं कि इस पोस्ट का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल पोस्ट का नाम 1833 में बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और चूंकि उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो यही प्रथम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक यही बनते हैं। यानी टोटल 1828 से 1835 तक भारत में है, जिसमें 1828 से 1833 तक वो बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाते हैं, जबकि 1833 से 1835 तक वो भारत के गवर्नर जनरल कहे जाते हैं। इस तरह से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी तरह से अब फिर इस पोस्ट पर जो भी व्यक्ति आता है वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता है। और इसी सिलसिले में देखते हैं कि सबसे अंत में अभी है लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल। लेकिन 1857 में युद्ध होने के बाद 1858 में देखते हैं कि ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम आता है और जिस कारण से वो ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की सत्ता को छीनकर और ब्रिटिश क्राउन के अंदर में चला जाता है और उस पोस्ट का नाम भारत का गवर्नर जनरल पोस्ट का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया जाता है, यानी महारानी का प्रतिनिधि। और अभी लॉर्ड कैनिंग है यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल। तो अब इस पोस्ट का नाम चूंकि बदलकर भारत का गवर्नर जनरल बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया है, तो अब ये भारत का वायसराय कहलाते हैं, यानी प्रथम भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग देखते हैं 1856 से 1862 तक भारत में है। तो 1856 से 58 तक ये बंगाल का भारत का गवर्नर जनरल कहलाते हैं, जबकि 1858 से 1862 तक वो भारत का वायसराय कहलाते हैं। इसी तरह से अब जब जो भी इस पोस्ट पर आता है वो भारत का वायसराय कहलाता है। और अंतिम में आया है लॉर्ड माउंटबेटन, वो भारत का वायसराय है। वो मार्च 1947 में आते हैं और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है।
तो मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947 तक ये भारत के वायसराय कहलाते हैं। लेकिन जब भारत आजाद हो जाता है तो वो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल हो जाते हैं, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और 15 अगस्त 1947 से लेकर और जून 1948 तक ये रहते हैं। और भारत को बांट दिया जाता है, भारत और पाकिस्तान। और भारत के गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं, जबकि पाकिस्तान का मोहम्मद अली जिन्ना। और 1948 में जब ये चले जाते हैं तो उसके बाद प्रथम भारतीय सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है, प्रथम भारतीय। और अंतिम भी वही है, जून 1948 से 1950 तक प्रथम और अंतिम भारतीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और 1950 तक ये रहते हैं। और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो जाता है तो इस पोस्ट का नाम, भारत का गवर्नर जनरल पोस्ट का नाम राष्ट्रपति कर दिया जाता है, और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, बंगाल का गवर्नर, प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, अंतिम वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर जनरल, तो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और अंतिम लॉर्ड विलियम बेंटिक, इस तरह से। और भारत का गवर्नर जनरल प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अंतिम लॉर्ड कैनिंग। और भारत का वायसराय, तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। उस तरह से स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। थैंक यू।